हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल का नाम बदल चुका है, टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन। और आज है हमारा पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर। पहला इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो बीओसी पढ़ाई है वो आपके कहीं भी सिलेबस में इस तरह से नहीं है कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो मैं खुद पर्सनली पढ़ाता हूं ताकि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसके बेसिक्स पहले से ही आप पे मास्टर्ड हो। तो अगर उस पर आपने मास्टरी कर रखी है, वो एक बेस था जिसपे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्डिंग खड़ी होगी। तो अगर बेस आपका स्ट्रांग है तो ये बिल्डिंग काफी मजबूत खड़ी होगी। अगर आपके बेसिक्स छोटे एप्लीकेशंस होते हैं बेसिक्स के, तो अगर आपने वो कंप्लीट कर नहीं रखे हैं, 10 लेक्चर उस पे बनाए हुए हैं मैंने, वहीं पे सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हुई मैंने, अगर वो आप कंप्लीट करे बिना इसको देखेंगे तो आपको इतना मजा नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पूरी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पूरी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बीओसी के बेस पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले आप वो 10 लेक्चर कंप्लीट करके आइएगा, फिर ये देखिएगा, तब आपको आएगा असली मजा। और आज का लेक्चर 1 है जीओसी का। तो आज का हमारा लेक्चर है जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक अपन उठाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर लूंगा और उसमें कंप्लीट कर दूंगा, मेरा ऐसा हिसाब किताब नहीं होता है। मेरा थोड़ा हिसाब किताब अलग है। मैं इस पे तसल्ली से पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा और इस पे अच्छे खासे एप्लीकेशंस करके, अच्छे खासे सवाल लगा के यहीं पे मास्टरी हो जाएगी। इसमें आपको अलग से और कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने ये लेक्चर्स अच्छे से देख लिए, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे नोट्स भी यहीं पे एज इट इज मिल जाएंगे, तो आप वही लिख सकते हैं तमीज से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। उसके पहले मैं जीओसी का जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, थोड़ा सा प्यारा सा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक अपन ने रैंडम सा मॉलिक्यूल ले लिया HF। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, आओ हम दोनों मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहां पे ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? फ्लोरीन का। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनानी और इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट, दोनों की हिस्सेदारी। चलो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि अलग अलग तरह के होते हैं। इसी पे अपन काफी ज्यादा लेक्चर्स आगे पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में समझने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले इनको दो तरह से हमने डिफाइन कर दिया। किस किस तरह से? परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी क्या होता है सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं। जैसे कि ये पूरी क्लास, यहां पे क्लास में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जिनका मेरे होने और ना होने से अफेक्ट पे चेंज आता है, और एक वो जिनका मेरे होने से या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो ये क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, इनमें दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जो हमेशा पढ़ रहे होते हैं, मैं यहां क्लास में मौजूद हूं अथवा मैं क्लास में मौजूद ना हूं, इससे उनको कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ ही रहे होते हैं, उनके अंदर से ही मोटिवेशन आ रहा है। और दूसरी तरह के बच्चे क्या होते हैं? मैं क्लास में एंटर हुआ, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। इस तरह के बच्चों पे मेरे होने या ना होने का प्रभाव होता है, और इसको अपन क्या बोलेंगे? टेम्परेरी अफेक्ट। जब मैं हूं तब ये अफेक्ट काम कर रहा है, जब मैं नहीं हूं तब ये काम नहीं कर रहा। और यहीं दूसरी तरह का बच्चा था, वो पढ़ ही रहा था, मैं क्लास में हूं अथवा क्लास में नहीं हूं, वो पढ़ ही रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? ये है परमानेंट अफेक्ट। मैं बाहर से एक तरह से रिएक्टिव स्पीशीज हूं, तो मैं किससे प्रभाव डाल रहा हूं? टेम्परेरी वाले पे। और परमानेंट वाले पे मेरे होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इन परमानेंट और टेम्परेरी अफेक्ट में भी अपने टाइप्स हैं। परमानेंट को 3 तरह से डिफाइन किया गया और टेम्परेरी को 2 तरह से। देखते हैं कौन कौन से ये हैं। सबसे पहले परमानेंट। परमानेंट में इंडक्टिव अफेक्ट, मीजोमेरिक अफेक्ट और हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको अपन बेकर-नाथन अफेक्ट भी कहते हैं या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इंडक्टिव अफेक्ट को भी अपन बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे। मीजोमेरिक अफेक्ट बहुत ही प्यारा अफेक्ट है, ये पढ़ोगे तो मजा ही आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और ये हवा वाला रेजोनेंस, इसको भी अपन देखेंगे। ये सब अपन डिटेल में कवर करेंगे, आराम से इन पर टाइम लेंगे, तसल्ली से अपन देखेंगे। तो ये कैटेगरी में आते हैं परमानेंट इफेक्ट की, और टेम्परेरी कैटेगरी में आते हैं 2। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रोमेरिक और एक इंडक्टोमेरिक।
इनको भी अपन देखेंगे। तो हाल फिलहाल में ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। चलो तो बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी को अपन शुरू करते हैं। चलो चलो तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट किस कारण से हुआ? ये कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट के कारण से ही सारे इफेक्ट थे। ये वाला किस तरह का डिस्प्लेसमेंट है, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से अपन वही हमारा रैंडम सा मॉलिक्यूल बनाते हैं HF, और कारण जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसको समझने के लिए हमको पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। क्या तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नहीं पता, कोई बात नहीं, आज मैं समझा रहा हूं, उसको हमेशा के लिए याद रखना। अगर मैं बोल रहा हूं कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? वो लालची है। कैसा लालची? इलेक्ट्रॉन का लालची। इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखना चाहेगा। दूसरे का भी अगर इलेक्ट्रॉन दिखेगा ना, तो उसको अपने पास खींच के रखना चाहेगा। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कोई भी दुनिया में अगर बोले कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इसका मतलब वो लालची है। किसका लालची? इलेक्ट्रॉन का लालची। अपन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही पूरी जीओसी पढ़ेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में तो सुना ही होगा। क्या? दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हमारा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये है लालची। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का लालची। अभी इस कोवेलेंट बॉन्ड पे बात कर रहे थे अपन। इस कोवेलेंट बॉन्ड पे हमने क्या बताया था? एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का लालची है, तो असलियत मालूम इस बॉन्ड की कैसी होगी? ये खुद का इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी बुरी नजर रखेगा और इसको अपने पास आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये असलियत में कैसा दिखेगा? ये पेयर है ना, इसमें जो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये थोड़ा सा फ्लोरीन के पास, ये तो फ्लोरीन का था और ये भी हाइड्रोजन का, फ्लोरीन के पास ही आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ? एक तरह का खिंचाव हुआ। अच्छा, इसमें फ्लोरीन ने खिंचाव किया, खींचा है, छीना नहीं है। पूरा इलेक्ट्रॉन लेके नहीं रख लिया, थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित किया, एक खिंचाव मेंटेन किया, छीना नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन चीजों में। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह का खिंचाव है। इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। वो पूरा इलेक्ट्रॉन छीन के ले नहीं रहा अपने ऊपर। ये बात याद रखना, काफी महत्वपूर्ण बात है। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो अब एक कंपाउंड बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उसको अपन स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन फैमिली से ही आता है। फ्लोरीन की जो फैमिली है उसी से आता है, नीचे जस्ट फ्लोरीन के जस्ट नीचे होता है। ये भी क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको हमने कार्बन के एक स्केलेटन पे लगा के रखा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, अपने पास खींचेगा। मान लो ये रस्सियां हैं, ये क्लोरीन खींचेगा, इस कार्बन पे खिंचाव आएगा। इस कार्बन पे आते आते खिंचाव थोड़ा कम हो जाएगा। ये रस्सियां कनेक्टेड है, मान लो ये 4 लोग हैं, हमने ऐसे खींचा 4 लोगों को, इसने खींचा, इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव आया, फिर इस पे प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया, इस पे थोड़ा और कम, और इस पे महसूस कर पा रहे होगे ना के बराबर। और कहा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन के बाद काम करना बंद कर देता है। क्लियर है? ना के बराबर हो जाता है यहां 4 के बाद। तो यहां पे अपन देखते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा खींच लेता तो इस पर चार्ज क्या जाता? नेगेटिव। लेकिन इसने पूरा का पूरा नहीं खींच लिया, इसने थोड़ा सा अपने पास अट्रैक्ट किया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव तुम अट्रैक्ट करोगे, थोड़ा सा यानी कि स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये और हो जाएगा। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं था, अब स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो गया, मतलब इस पे चार्ज डेवलप हो गया। और क्योंकि इस पे स्लाइटली नेगेटिव हो गया, तो इसकी वजह से इस पे क्या हो जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव। और इस पे
स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे कम प्रभाव आया था ना, और इस पे स्लाइटली 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 पॉजिटिव, और इस पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और ये बात मैं बोल चुका हूं कि चौथे पे तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। क्लियर है? तो देखो इसको अपन और अच्छे से डिफाइन करते हैं ताकि नोट्स आपके प्रॉपर बन जाए। देखो ये हमने खिंचाव दिखाया, क्लोरीन खींच रहा है इन कार्बन से, और ये जो अफेक्ट आया कैसा आया, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, और इस तरह से यहां तक ये घटता गया। तो अब मैं एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखना इस बात को, ये प्यारी सी बात। क्या लिखा है? इंडक्टिव अफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो यहां जो सबसे सामने बच्चा बैठा हुआ होगा उसको मेरी आवाज सबसे ज्यादा तेज सुनाई देगी, जो सबसे पीछे बैठा हुआ होगा उसको मेरी आवाज काफी धीमी सुनाई देगी। क्या हुआ? दूरी बढ़ने के साथ साथ आवाज घट गई ना। उसी तरह से इंडक्टिव अफेक्ट भी दूरी बढ़ने के साथ साथ घट जाता है, इनवर्सली रिलेटेड है टू द डिस्टेंस। तो ये बात मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको दो तरह से डिफाइन करता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट तो समझ में आ गया किस वजह से उत्पन्न हुआ और कैसे ये काम कर रहा है, ये दो चीजें मैंने अभी समझाई। अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा टाइप्स की। इंडक्टिव इफेक्ट को दो कैटेगरी की तरह डाला गया, एक प्लस आई और एक माइनस आई। देखो जरा, प्लस आई के बारे में मैंने एक बात बोली, जो ग्रुप्स प्लस आई दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, रिलीज करेंगे, सप्लाई करेंगे। जो ग्रुप्स माइनस आई दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करेंगे यानी कि खींचेंगे, दूसरे से पुल करेंगे। और देखो पूरी तरह से महसूस करना है कैसे। हर कोई गोकू को तो जानता ही होगा, जानते हो? गोकू देखो जरा क्या कर रहा है ये, अगर कुछ याद आएगा तो क्या हो रहा है ये? जब गोकू इस तरह से खड़ा होता है, ऐसे करता है, जो लोग ड्रैगन बॉल जी के फैंस होंगे उन्हें याद होगा क्या करता है, कामेहामेहा। ये क्या है? सप्लाई। तो प्लस आई क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है। और माइनस आई को देखना, क्या पहले प्लस आई को देख लें, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करी, ये हमारा गोकू। और माइनस आई कौन है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन क्या करता है? खींचता है, पुल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो खींचेगा वो कौन है? माइनस आई। देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो हमने दो तरह के इफेक्ट कर दिए। क्या क्या? एक प्लस आई, एक माइनस आई। प्लस आई क्या करेगा? प्लस आई सप्लाई करेगा। माइनस आई क्या करेगा? माइनस आई खींचेगा। और कैसे खींचेगा, कैसे सप्लाई करेगा, ये अपन अभी 5-10 मिनट बाद देखेंगे, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से। फिर मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखो जरा क्या बोला मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? लप्पू सा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचना से आवे ना, इलेक्ट्रॉन सप्लाई ये पूरी तरह कर पावे ना, झिंगुर सा इफेक्ट। समझ गए बात को? हाँ, तो ये काफी वीक इफेक्ट है, ये याद रखना। अब मैं एक बात और बोलूंगा, क्या? हाइड्रोजन के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का 0 माना जाता है, और इसी के कंपैरेटिवली अपन रिलेट करते हैं बाकी लोगों से कि हाइड्रोजन के रिलेटिवली कौन सप्लाई कर देगा और हाइड्रोजन के रिलेटिवली कौन खींच लेगा। हाइड्रोजन ना ही खींचेगा ना ही सप्लाई करेगा, मेरा कहने का यह मतलब है। तो उसी से अपन रिलेट करें। देखो जरा, ये एक और बात है। तो हाइड्रोजन को अपन ने क्या माना है? 0 इंडक्टिव इफेक्ट स्पीशीज। मुझे लगता है यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं एक स्टेटमेंट और देने जा रहा हूं, माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं समझाता हूं। माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। पहले तो चार्ज डेंसिटी की सीरीज जो उन्होंने अरेंज करी है वो अपन देख लेते हैं। ये सीरीज है, अब इस पर अपन थोड़ी बहस करते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी क्या होता है अपन को ये जानना चाहिए। डेंसिटी
गाढ़ापन। तुम लोग खुद दिमाग लगाना और सोचना, ये जो सीरीज है इसमें चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है? तुम लोग सोच रहे होगे कि सर यहां तो चारों जो मॉलिक्यूल्स गिवन हैं उन सब पे +1 चार्ज ही है। ऐसा नहीं, +1 चार्ज है, ये सत्य है, लेकिन चार्ज डेंसिटी हर किसी की अलग अलग है। कैसे? ये सब कौन है जो सेंट्रल एटम है? सब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तुम्हें ये तो पता ही होगा, बचपन से तुम सीखते आ रहे होगे, मूविंग वर्ड्स साइज इंक्रीजेस, शेल बढ़ती जाती है, साइज इंक्रीज होता जाता है मूविंग डाउनवर्ड्स पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे ऊपर कौन होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा, सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, और सबसे बड़ा। ध्यान से सुनना, छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, और सबसे बड़ा। इन सब पे प्लस एक ही है, +1 इस पे है, +1 इस पे है, +1 इस पे, +1 इस पे है। तुम इसको इस तरह से सोचो, तुम पे 4 लड्डू हैं, एक छोटा सा लड्डू, थोड़ा बड़ा लड्डू, थोड़ा और बड़ा लड्डू, और सबसे बड़ा लड्डू। और अब तुम्हें इसमें शक्कर डालनी है 1 चम्मच हर किसी पे। सबसे छोटे वाले लड्डू पे तुमने 1 चम्मच डाली शक्कर, फिर दूसरे वाले पे डाली, तीसरे वाले पे डाली, चौथे वाले पे डाली। ये शक्कर को तुमने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे मीठा लड्डू कौन सा होगा? सबसे छोटा वाला, क्योंकि इसमें तुम्हें लगेगा कि सबसे ज्यादा शक्कर है। शक्कर सब में बराबर है, ये पूरा सच है, एक ही चम्मच पड़ ली थी, लेकिन सबसे ज्यादा गाढ़ापन, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे है? छोटे वाले लड्डू में। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी? नाइट्रोजन पे, फिर फास्फोरस पे, फिर आर्सेनिक पे, फिर एंटीमनी पे। मुझे लगता है अभी ये बात समझ में आई होगी। और अब स्टेटमेंट को पढ़ो, -I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसका -I सबसे ज्यादा होगा। अब ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, उस वजह से -I सबसे ज्यादा किसका है, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे और चीजें गहरी पे गहरी करते जाएंगे। चलो शुरू करते। अभी जिस बारे में अपन बात कर रहे थे, हमने क्या बोला था? टाइप्स हमने 2 बनाए थे, +I और -I। तो +I और -I वाले कुछ ग्रुप्स हैं, ये देखो, और इनको हमने किससे रिलेट किया? हाइड्रोजन से, वो 0 होता है। और फिर -I के भी कुछ ग्रुप्स हैं, और इसको भी हम किससे रिलेट करेंगे? हम रिलेट करेंगे हाइड्रोजन से। ये पूरी सीरीज +I की और -I की तुम्हें खास याद नहीं करनी पड़ेगी, तुम बस इनको नोट कर लेना। जब अपन सवाल करेंगे ना और हम रेफरेंस देंगे बार बार, तुम्हें ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। मैं कोई ऐसा तुम्हें वो सिनोनिम बताने वाला नहीं हूं कि ये ऐसा वैसा वैसा कोई गाना बता दिया तुम्हें याद हो जाए, नहीं। ये सब चीजें प्रैक्टिकली इतनी काम में नहीं आती है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा काम में आती है। इसको नोट डाउन करके रखना। और मेरा जो मेथोडोलॉजी है वो सिर्फ यही है कि मैं तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इन चीजों को इतना अंदर तक महसूस करा दूंगा कि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, अंदर जहन तक बैठ जाएगी। चलो, इन पे अपन बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि ये +I शो करते हैं किस वजह से करते हैं, और ज्यादा करते हैं किस वजह से करते हैं। हाल फिलहाल में इनको नोट डाउन करना। ये कैटेगरी थोड़ी खास है, Nr3+। सबसे आगे -I में सबसे आगे, सबसे ज्यादा खींच रहा है। अच्छा, हमने बोला था दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? फ्लोरीन। सबसे आगे उसको होना चाहिए? नहीं। पूरी बात क्या बोली थी? दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोनो एटॉमिक स्पीशीज है, एक अकेला एटम जो कि खींचेगा। तो सिंगल एटम में तो वो सबसे आगे होगा, लेकिन जो ग्रुप्स हैं वो उससे ज्यादा -I दिखा सकते हैं। इनका -I काफी ज्यादा होता है। जनरली सवाल में तुम्हें वो कंपैरिजन में NO2 साइनाइड वगैरह ज्यादा देंगे, मतलब
जनरल ट्रेंड है कि इनके ज्यादा आते हैं, तो याद ही रखना कि NO2 का और CN का -I काफी ज्यादा होता है। और धीमे धीमे ये पूरा चार्ट हम याद करवा देंगे, उसकी तुम चिंता मत करो। अब Nr3+ के बारे में बात कर रहे हैं। ये R जो है ये क्या है, ये इस पे एल्काइल लगे हुए हैं, 3 एल्काइल, तो क्या होगा, ये भारी भरकम हो जाएगा। भारी भरकम हो जाएगा यानी कि बल्कि हो जाएगा। देखो जरा, बल्कि हो जाएगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब इतना गहन चिंतन करने वाली बात आगे की है, तो इनको आगे ही करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो प्रॉपर्ली देखते जाओ। ये बल्कि है, बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, एस कैरेक्टर बढ़ गया है। और आज मैं तुम्हें एक बात प्यारी सी बताऊंगा, एस कैरेक्टर निकालना मैंने पहले सिखाया हुआ है, इसके जस्ट लास्ट लेक्चर में BOC के हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन में, तो वो देख के आना, क्योंकि वो नहीं देखोगे और ये पढ़ोगे तो यहां पे थोड़ा सा तुम्हें कम समझ में आएगा। जो चीज 100% समझ में आने वाली बात है वो 75-80 पे रह जाएगी, तो मजा नहीं आएगा यार। 100% समझ में आना चाहिए लेक्चर, तो 100% ही समझ में आना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अपन बात को आगे बढ़ाते, तो एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा होता है, इस पे अपन थोड़ा सा और जोर डालेंगे, अभी 5-10 मिनट के अंदर ही हम सारी बात करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण ही -I उत्पन्न होता है, ये अपन देख चुके। तो ये सीरीज, ये चार्ट तुम लोग नोट डाउन कर लो एक जगह पे, बल्कि जितने भी नोट्स हम बनवा रहे हैं सबको अपने हिसाब से तुम चैप्टर में नोट डाउन कर दो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसकी ऑर्गेनिक की कॉपी अलग ही बनाना, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा फिजन। फिजन देखो जरा, इससे तो वाकिफ होगे, क्या है, इथेन है, हम 2 बार बना दे रहे, हमारी मर्जी। अच्छा, तुम्हें अगर याद होगा तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का। सेम गोज विद हियर। अब मेरा मन किया मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं, तो तोड़ने के कितने रास्ते हो सकते हैं, कैसे कैसे मैं इस बॉन्ड को तोड़ सकता हूं, सोचो। एक तो उस बॉन्ड को मैं बीच से तोड़ दूं, यानी कि कुछ इस तरह से बीच से तोड़ दूं, और एक किनारे से तोड़ दूं, यानी कि कुछ इस तरह से। और जब मैं ये 2 तरह की प्रतिक्रिया करूंगा तो 2 तरह की चीजें पैदा होंगी, यहां पे अलग चीजें पैदा होंगी, यहां पे अलग चीजें पैदा होंगी। और अपन देखते हैं किस तरह की चीजें पैदा होंगी। यहां पे जब हमने फिजन किया, इस कार्बन की हालत क्या थी, ये CH3, और इसका इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। प्लस इसका भी देखो हिसाब किताब क्या होगा, इसका भी सेम ऐसा ही होगा, ये CH3 और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो अलग हो गया। और इन स्पीशीज को अपन क्या कहते हैं, ये हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स जिन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक खाली इलेक्ट्रॉन होगा और कोई भी चार्ज नहीं होगा। हमने ना वहां प्लस चार्ज लगा ना माइनस चार्ज लगाया, कोई भी चार्ज नहीं। और ये जो फिजन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। ये होमोलिटिक फिजन है। और इस फिजन को हमने क्या बोला, इस पर अपन बात करते हैं, पहले पैदा कर लेते क्या क्या पैदा हुआ। देखो जरा, इस कार्बन का संग क्या हुआ, ये CH3 था, ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इस वाले कार्बन का है। एक इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे एनायन, नेगेटिव चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, अनायन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बन आयन। और इस कार्बन की भी हालत देखते हैं अपन क्या हुई थी, क्या हुआ, CH3 तो एज इट इज, और इससे जो इलेक्ट्रॉन, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था वो छीन लिया गया। तुमने इससे एक नेगेटिव चीज छीन ली,
उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन, या फिर जनरली इसको अपन कार्बोनियम बोलते। ईएम या फिर कैटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ईएम भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है। और यहां पे एनायन भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो ये बस हमने तुम्हें बता दिया कि ये होमोलिटिक फिजन है और ये हेट्रोलिटिक है। होमो मतलब और हेट्रो और होमो में डिफरेंस क्या है, होमो मतलब सेम, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाना, बीच से फिजन करना, सिमेट्रिकल फिजन। और हेट्रोलिटिक मतलब अलग अलग, सिमेट्रिकल नहीं था, अनसिमेट्रिकल फिजन हुआ, किनारे से तोड़ दी, तो इसको अपन कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, इसको अपन कहते हैं होमोलिटिक फिजन। इस पूरे टॉपिक को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, हाल फिलहाल में क्योंकि कार्बोनियम और कार्बेनाइन पे थोड़ी सी अपन को बातचीत करनी है, इस वजह से हमने ये हल्का सा पढ़ा दिया। ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, अपन आगे चलते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या क्या फायदे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, देखते हैं, और किस किस तरह से इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी कार्बोनियम। अभी देखा, अपन देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी में योगदान देता है अपना कार्बोनियम की। और कार्बोनियम क्या है, कार्बोनियम को मैंने एक भिखारी बोला है, हमेशा से मैं कार्बोनियम को भिखारी ही बोलता आया हूं और वो भिखारी ही है, ये सत्य है। भिखारी मैंने उसे क्यों बोला, क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था, कैसे पैदा किया था अभी अपन ने, उससे छीन लिया था इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, बेकारी हो गया। यहां पे इसका सेक्सटेट पूरा है, 6 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब है, इस पे ऑक्टेट का नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, एक बेकारी। और याद रखना, जहां भी चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो स्टेबिलिटी घटा देता है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बेकारी है। हमें ये देखना है इस प्यारे से बेकारी की मदद कौन करेगा, कौन करेगा, जो इसको भीख देगा। किसकी भीख, अपन पूरे हिसाब किस हिसाब से करते हैं, इलेक्ट्रॉन की भीख देगा। और अपन ने ग्रुप्स किस तरह से डिसाइड किए थे, दो, हम इसमें दो चीजें लगाते हैं। देखो, दो तरह ग्रुप्स लगाएंगे, कौन कौन से, एक बार प्लस आई लगा के देखेंगे और एक बार माइनस आई लगा के देखेंगे इस बेकारी पे। वो जो चार्ट था अभी जो हमने दिखाया था, उसमें जो मिथाइल ग्रुप था या कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है, वो क्या शो करता है, प्लस आई शो करता है। प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन की अपन सप्लाई कर रहे हैं, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, भिखारी। भिखारी पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी तो भिखारी क्या होगा, खुश होगा, तुम्हें दुआएं देगा। तो यहां पे अगर तुम भिखारी पर प्लस आई होगी तो स्टेबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। और यहां पे क्या किया तुमने, ये भिखारी, यहां पे तुमने लगा दिया NO2। NO2 शोज व्हाट, माइनस आई। माइनस आई यानी कि खींचने वाला इफेक्ट। कभी भिखारी के कटोरे से पैसे निकाले हैं, कितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, मारेगा वहीं पे तुम्हें। हाँ, जब भिखारी को तुम पैसे देते हो तो वो तुम्हें दुआएं देता है, और भिखारी के कटोरे से अगर तुम खींचोगे, ये बदतमीजी तुम करोगे, तो क्या करेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक तरफ वो स्टेबल होगा, एक तरफ वो अनस्टेबल होगा। जब तुम प्लस आई लगाओगे तब वो स्टेबल होगा, जब तुम माइनस आई लगाओगे तब वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये बात याद रखना। अब इसको अपन केमिस्ट्री की भाषा में डिटेल में समझते हैं कैसे। ये देखो, ये सप्लाई दिखाया हमने रेड एरो से, और ये हम विड्रॉल दिखाएंगे। ये खुश हो गया और ये उदास, हैप्पी एंड सैड, और ये चिल्लाएगा बचाओ, अनस्टेबल हो गया हूं मैं। अब देखो जरा, मिथाइल शोज प्लस आई, इस बात पे गौर करना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अब अगली बात, चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। ये गौर करने वाली बात है काफी। चार्ज डिक्रीज कैसे हो गया, इस पे +1 चार्ज था,
तुमने इस पे पूरे का पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तुमने इस पे सप्लाई करी, मतलब इलेक्ट्रॉन का हल्का सा छिड़काव किया, तो ये प्लस चार्ज थोड़ा सा घट जाएगा ना, चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। अरे पूरे प्लस पे तुमने पूरा माइनस नहीं किया, पूरा न्यूट्रलाइज नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा तो घटा दिया, हल्का सा। चार्ज जब भी बढ़ेगा स्टेबिलिटी घट जाएगी, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो जरा, तो यहां कह सकते हैं कि इन कारणों के चलते स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। अब आगे चलते हैं। NO2 प्लस चार्ज था, NO2 शोज व्हाट, NO2 शोज माइनस आई। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, और इससे क्या होगा, हमारा चार्ज यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को अब महसूस कर पाए होगे, तुम पे +1 चार्ज था, तुमने खींच लिया इससे, नेगेटिव चीज खींच रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, क्या हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये प्लस बढ़ जाएगा, चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, स्लाइटली इंक्रीज हो गया। तो चार्ज जब भी बढ़ता है स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोनियम पे काम करता है। और अपन डिटेल में चलते हैं कार्बोनियम पे। देखो भाई साहब क्या बोल रहे हैं हमारे पेट पेंथर जी, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट बोला था, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, और एस कैरेक्टर निकालना मैंने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बीओसी के जो लेक्चर्स थे उसमें जो 10वां लेक्चर है उसमें ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। अब देखते हैं, पहले तो एस कैरेक्टर निकालना याद है कि नहीं याद है, ये देखते हैं। तीनों जगह बेकारी है, और इनने बोला कि इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इस कार्बन का एस कैरेक्टर निकालना आता होगा, इस कार्बन का निकालना आता होगा, इस कार्बन का। तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, sp3 sp2 और sp। स्टेबिलिटी ऐसी कैसे आई, ये अपन देखते हैं। तो यहां पे एस कैरेक्टर निकालोगे, एस परसेंटेज निकाला था अपन ने तब, तो कितना आया था, 25%, यहां पे 30.33% और यहां पे 50%। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, सबसे ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो खींचना चाहेगा, उतना ज्यादा माइनस आई शो करेगा। यही तो बात कर रहे थे अपन देर से। तो सबसे ज्यादा जहां होगा वहां पे वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई सबसे ज्यादा दे जाएगा ये। और खैर यहाँ तो मिथाइल लगा हुआ, प्लस आई लगा, तुम लोग को पता ही होगा कि प्लस आई इसकी मदद ही करेगा। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, कार्बोनियम को अपन ने देख लिया, अपन आएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन को हमने कैसे डिफाइन किया, कार्बन आयन पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव, इस पे पैसे का बोझ है, ये ऐसा अमीर आदमी जिस पे खुद के पैसे का बोझ नहीं बदल रहा, एक्स्ट्रा लेके आ गए, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा है, तो ब्लैक मनी इकट्ठा करोगे तो क्या करोगे, इधर उधर इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, ठिकाने लगाने की कोशिश करोगे। तो जो भी इस पैसे को ठिकाने लगाने में इस रईस आदमी की मदद करेगा, वो क्या करेगा, इसकी मदद करेगा। सहमत हो, देखो कैसा हो गया बेचारा, इसका बोझ अगर हल्का कर दिया, थोड़ा सा इन्वेस्ट सही जगह कर दिया, खुश हो जाएगा हल्की हाल, इस पे बोझ तो हल्का हो, वरना छापे पड़ेंगे, बीमार रहेगा। चलो आगे चलते, इस पर भी हम दो चीजें लगाएंगे, एक प्लस आई और एक माइनस आई। अब जो ध्यान से सुन रहे होंगे ना, समझ में आ गया हो क्या होने वाला है। प्लस आई लगाओगे, प्लस आई शोज व्हाट, प्लस आई सप्लाई करता था, पहले से इस पे इतना बोझ है, अब तुम इस पे और डाल दोगे, क्या होगा, खत्म सा हो जाएगा, गिर जाएगा, हो जाएगा, काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो माइनस आई लगा दो, माइनस आई क्या करता है, विड्रॉ करता है, खींचता है, इसके पैसे थोड़े से कहीं अच्छी जगह सप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये खुश हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारा कार्बन आयन, इस पे हमने क्या किया, प्लस आई लगाया, प्लस आई क्या करता है, सप्लाई, पहले से बोझ, तो इस पे और बोझ बढ़ा रहे, ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पे हमने क्या किया, NO2 लगाया, NO2 शोज व्हाट, माइनस आई, माइनस आई यानी कि खींचना, इसका बोझ ये खींच के थोड़ा सा हल्का कर देगा, ये खुश हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब देखना, फिर से हम वही बातें लिखेंगे जो भी कार्बोनियम के लिए लिखी थी, किस तरह से लिखेंगे ये देखना। ये सप्लाई दिखाया हमने,
और ये क्या चल रहा है, आज ये बच्चा चिल्लाएगा, ये चिल्लाएगा, हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं। फिर से वो सारी बातें, क्या क्या, ये मिथाइल चूज करता है हमारा प्लस आई, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। सप्लाई करेगा तो आज यहां पे हमने क्या लिखा, आज ये चार्ज इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज, खुद देखो ना, प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई। पहले से पे इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, बोझ है, तो इस पे और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, बोझ बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बोझ और बढ़ गया, क्या हो गया, अनस्टेबल, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अब इसके लिए वो बात है, NO2 shows what, NO2 shows माइनस आई, माइनस आई शो करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो अपन कह सकते हैं कि यहां पे चार्ज आज डिक्रीज हो गया। कैसे, बोझ था, खींच के कम कर दिया, चार्ज डिक्रीज हो गया, स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। मेरा मानना है ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो उसको रिविजिट करके फिर से देखो, पूरी क्रिस्टल क्लियर, मैंने बहुत काम किया है इस लेक्चर पे, तो आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, एक एक शब्द को आपको समझ में आएंगी सारी चीज। चलो फिर से पिंक पैंथर ने वही चीज बोली, ये तो डिफाइंड है तो वही बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। उन्होंने बोला कि इसमें बताओ कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, उसके हिसाब से तुम्हें एस कैरेक्टर निकालना आना चाहिए। जब तुम एस कैरेक्टर निकाल लोगे, एस परसेंटेज निकाल लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुम्हें अभी तो दिखाया हमने, और लास्ट लेक्चर में यही तो बताया था। देखो सर, ये sp, ये sp2, ये sp3, इस पे बहुत बहस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो फिर से इस पे बहस नहीं करना चाहेंगे। एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां पे है, फिर थोड़ा कम और सबसे कम यहां पे है। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां होगी, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतनी ज्यादा इसकी मदद होगी, इसलिए ये सबसे आगे, फिर बीच में ये, और सबसे आखिरी में ये। बल्कि ये तो बोझ बढ़ा ही रहा होगा, तुम देख रहे होगे यहाँ पे, तो इस तरह से भी देख सकते हो, इसको मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल चोस प्लस आई, कार्बन लगा तो बोझ बढ़ा दिया। मेरा मानना है ये पूरी तरह समझ में आ गया। अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर के कंक्लूजन पे चलते हैं। आज के लेक्चर में क्या कंक्लूजन अपन ने किया, इंडक्टिव इफेक्ट ने अपन को क्या क्या सिखाया। चलो सबसे पहले प्लस आई और माइनस आई दो इफेक्ट थे। प्लस आई को हमने गोकू से दिखाया था, प्लस आई सप्लाई कर रहा है। अब सप्लाई कर रहा है तो इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला है, दो चीजों से, ये स्टेबलाइज कर देगा किसको, कार्बोनियम को, और डिस्टेबलाइज कर देगा किसको, कार्बन आयन को। ये तो अब सहमत हो गए इस बात से, एक बार दिमाग में चला लो, हाँ ऐसा है, ऐसा ही है, आंख बंद करके सोच लो कि हाँ ये ऐसे ही स्टेबलाइज कर रहा होगा और उसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, इसी पे अपन बहस करते हुए आ रहे हैं। दूसरा कंक्लूजन अपन ने क्या बोला था, माइनस आई के लिए, माइनस आई क्या करता है, खींचता है, तो यहां पे ये स्टेबलाइज किसको कर देगा, यहां पे स्टेबलाइज ये कर देगा कार्बन आयन को, यानी कि पैसे का बोझ जिस पर है ज्यादा, रईस आदमी ऐसा, और डिस्टेबलाइज कर देगा किसको, भिखारी को, खींच रहा है ना, भिखारी डिस्टेबलाइज हो जाए। तो ये हमारे कंक्लूजन है, ये आप नोट कर सकते हो जनरली एक हैशटैग लगा के अपने रजिस्टर में। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कल का लेक्चर होगा बैक बॉन्डिंग पर। बैक बॉन्डिंग के बाद अपन बात को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद जो भी अपन ने पढ़ा है उस पे अपन हर लेवल के सवाल लगाएंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन यहीं पे क्लास में, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको कुछ भी करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास मानो, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये जो जीओसी की सीरीज आगे आने वाली, ये जो अभी चल रही है, पहला लेक्चर ही अपलोड हुआ है उसका, ये जो आगे आने वाली है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैंने इतनी मेहनत कर रखी है इस पे, इतनी रिसर्च कर रखी है, इतना सब कुछ कर रखा है कि ये आप कहीं भी ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, इस तरह से काम किया हुआ, टेक्नोलॉजी का इतना सही तरह से उपयोग किया गया और सब चीजों को इतनी आसान तरीके से समझाया गया। आप खुद देखिएगा कि इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे झांसी के रेसिडेंशियल हैं, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो यहां से आप चार्ट ले सकते हैं, टारगेट कैंपस आके आतिया तालाब पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ पे आके चार्ट कलेक्ट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। डीपीपी, वर्कशीट, असाइनमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। पर्सनल कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे आगे डिस्कस कर सकते हैं टाइम लेके।
आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द